सोन मेरे सरहाने खड़ी थी। उसने नीली पतलून पहन रखी थी, ऊपर सफेद रंग की हाफ स्लीव शर्ट थी। बाल बड़े सलीके से पोनी टेल की शक्ल में बंधे थे। मेरी कैफियत देखकर उसके चेहरे पर हैरत आमेज परेशानी नजर आने लगी थी। ओ गॉड, क्या हुआ तुम्हें? वो मुझ पर झुकते हुए बोली। रात को एक इंडियन होटल से खाना खाया था, लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो बेसाख्ता बोली। मैंने कहा, अगर यहाँ से ग्रेविनेट के इंजेक्शन और ग्लूकोज का बैग मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरी तबीयत बहाल हो सकती है। लेकिन क्यों ना डॉक्टर के पास चला जाए? उसने राय दी। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैंने इंकिशाफ किया। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। फिर तो ठीक है, जो दवाई चाहिए कागज पर लिख दो, मैं ले आती हूँ। मैंने दवाइयाँ लिख दी, एक दो मुतबादिल नाम भी लिख दिए। पर्ची और रकम मुझसे थमाते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, रूम सर्विस वालों से कहकर ये मंगवा दो। चुप रहो, वो प्यार से डांट कर बोली और तेजी से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद वो वापस आई तो एक लफाफे में मतलूबा दवाइयां मौजूद थीं। उस वक्त मुझे हैरत हुई जब सोन ने बड़ी चाबुक दस्ती से मुझे ड्रिप लगाना शुरू कर दी। मेरी हैरत भांप कर वो बोली, मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ है, मेरी बदकिस्मती कि उस तरफ न जा सकी। 10 मिनट के अंदर उसने न सिर्फ बड़ी चाबुक दस्ती से मुझे ड्रिप लगा दी, बल्कि ग्रेविनेट वगैरह के इंजेक्शन भी दे दिए। वो सारा दिन बड़ी महारत से मेरी देखभाल में लगी रही। शाम तक मेरी तबीयत 90% ठीक हो चुकी थी। मुझे सोन में एक हमदर्द लड़की नजर आई थी। उसका ये रूप उसके घनौने पेशे से बिल्कुल अलग था। शाम को जब वो जाने लगी तो बोली, तुम कल का दिन मुकम्मल आराम करो, मेरा ख्याल है कि परसों तुम इस काबिल हो जाओगे कि हम बैंकॉक में घूम फिर सके। वैसे कल मैं किसी वक्त चक्कर लगाऊंगी, ये मेरा फोन नंबर भी है, अगर तुम्हें किसी तरह की जरूरत हो तो कॉल कर सकते हो। उसने जैसे खुद से ही तय कर लिया था कि वो आने वाले दिनों में गाइड के फराइज अंजाम देने के लिए मेरे साथ रहेगी। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन मैंने आराम किया और शाम तक बिल्कुल चौकस हो गया। सोन खुद तो नहीं आई, ताहम उसने 2 बार मुझे फोन किया और हालचाल पूछा। दोनों मर्तबा जब उसने फोन किया, मेरे होंठों पर यह बात आते आते रह गई कि वो कल आने की जहमत न करे। पता नहीं क्यों ये बात मैं उससे कह न सका। अगले रोज वो 10 बजे के करीब आ गई। हाँ जी बताओ, क्या इरादे हैं? वो बेतकल्लुफी से बोली। क्या मतलब, कहाँ जाना है आज? मैंने कुछ देर तजब्जुब के बाद कहा, अगर आज मैं अकेला जाना चाहूं तो। वो बोली, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगी। अजनबी शहर में एक साथी का होना बहुत ठीक रहता है। अब यही खाने की मिसाल ले लो, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें इस रेस्टोरेंट से हरगिज खाना न खाने देती। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक श्रीलंकन होटल है जहां बेहतरीन किस्म की बिरयानी दस्तयाब होती है। वो शायद कुछ और भी बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा ये फ्लोटिंग मार्केट किधर है? इसने एक हल्का सा कहका लगाया और उसके दांत मोतियों की तरह चमक उठे। फ्लोटिंग मार्केट हम इस वक्त नहीं जा सकते। फ्लोटिंग मार्केट जाना है तो फिर अच्छे बच्चों की तरह सुबह सवेरे उठना होगा। हमें 8 बजे तक मार्केट में होना चाहिए, तभी वहां की रौनक का भरपूर नजारा कर सकेंगे। चलो आज पताया बीच पर चलते हैं। करीबन 1 घंटे बाद हम बजरिया जीप पताया बीच की तरफ जा रहे थे। पताया बीच बैंकॉक का काबिल दीद तफरीही मुकाम है। यहाँ साहिल के साथ साथ बेशुमार कैबन और हट वगैरह नजर आए। दर हकीकत ये वो ऐशगाहें थी जो साहिल पर आने वाले रोमानी जोड़ों को गोशा तन्हाई फराहम करती थी। यहाँ छोटे बड़े रेस्टोरेंट और स्नैक बार भी थे। दोपहर का 1 बज गया था। हमने एक रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर खाना खाया। बालकोनी से समुंदर दूर तक नजर आता था। खाना अच्छा था और ज्यादा महंगा भी नहीं था। सून ने अपनी अफादियत साबित कर दी थी। बालकोनी में बैठकर सून ने अपनी पोनी टेल खोल दी। उसके नरम सुनहरी बाल साहिरी हवा में लहराने लगे। वो दूर तक फैले साहिली कैबिनों को देखते हुए बोली, यहाँ की असल रौनक शाम के बाद शुरू होती है। यूं लगता है कि आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हैं। तारे नहीं, अंगारे कहो। क्या मतलब? जो कुछ इन कैबिनों में होता है वो इंसान को अंदर से भस्म कर देता है। मैं तुम्हारे जाती ख्यालात की कदर करती हूँ, लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी तो है। जरा सोचो मिस्टर शदा। जिंदगी कितनी मुख्तसर है, जवानी और तरंग का दौर उससे भी मुख्तसर, मुश्किल से 10-15 साल। ये वक्त भी इंसान तन्हा और उदास गुजार दे तो फिर जिंदगी का क्या फायदा हासिल किया? जिंदगी से फायदा हासिल करने से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोली, हर लम्हा मौज और मस्ती में गुजारो, खाओ पियो ऐश करो, गमों और परेशानियों को उतार कर खुद से दूर फेंक दो। तुम्हारा क्या ख्याल है, गमों को धुतकार कर खुद से दूर फेंक देने से वो दूर हो जाते हैं और खुशियों को गले लगा लेने से वो गले लग जाती हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि अपनी किसी मजबूरी की वजह से तुमने ये बदनाम पेशा अपनाया होगा, लेकिन अब यूं लग रहा है
कि तुमने बारज़ा और रग़बत इस तरफ रजू किया है। वो बोली, ये एक लंबी कहानी है, तुम इसको ना ही छेड़ो तो बेहतर है। बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं खुश हूं, जिंदगी को एंजॉय कर रही हूं। गम और परेशानी मुझसे दूर भाग चुके हैं। क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये गम तुमसे दूर ही भागे रहेंगे? नहीं सुन, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह दिन और रात का साथ है, उसी तरह गम और खुशी का साथ है। तुम खुद को खुशियों के नरगे में महसूस कर रही हो, लेकिन बहुत देर तक ऐसा हो नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स बड़ी रगबत से ये सामने प्लेट में रखे हुए चिकन सैंडविच खाए और खाता चला जाए और खाता चला जाए, ना उसकी भूख कम हो ना उसकी लज्जत में फर्क आए? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो बोली, तो फिर समझ लो कि मुसलसल खुशी का वजूद भी बरकरार नहीं रह सकता। खुशी का तसलसल दुख की आमद ने तोड़ना होता है, इसी तरह दुख का तसलसल भी गम की आमद तोड़कर रहती है। बात यह नहीं कि हम खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं या गम की, बात यह है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम जिंदगी की प्लेट से खुशी के सैंडविच खाती चली जा रही हो, लेकिन बहुत जल्द ये सैंडविच तुम्हें बेमजा महसूस होने लगेंगे। वो बोली, तुम्हारा फलसफा बड़ा गाढ़ा है, मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा। अगर इजाजत हो तो बियर के एक ठंडी बोतल मंगवा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें पीने पिलाने से इज्तनाब करना होगा। ओके ओके, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा। उसकी कलाई का कंगन दोपहर की रोशनी में चमक गया। आओ साहिल की ठंडी रेत पर चलते हैं, वो बोली। मैं उठ खड़ा हुआ। एक दलाल रेस्तरां की सीढ़ियों के करीब मौजूद था, दूसरा सामने एक कैबिन के पास टहल रहा था। बहरहाल मुझे उनकी जहरीली सरगोशों की तरफ से कोई खतरा नहीं था। सॉन मेरे साथ थी। उसने अपनी नीली पतलून के 5-6 ओट्स लिए, मैंने भी ऐसा ही किया। मैं उसके साथ कीली रेट पर चलने लगा। मैंने गुफ्तगू का रुख थाईलैंड की सियासत की तरफ मोड़ दिया था। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वो इस मौजू पर भी दस्तरस रखती थी। सूरज हमारे बाएं रुख पर था। सूरज की चमक ने सॉन की निहायत खूबसूरत जिल्द को और भी निखार दिया था। मैंने अंदाजा लगाया कि करीब से गुजरते हुए जोड़े और इक्का दुक्का लोग सॉन को गौर से देखे बगैर नहीं रहते। वो दरमियाने खदो खाल की मालिक थी। ये उसकी सुर्खी अमेज रंगत का हुस्न ही था जो देखने वालों को चुंकाता था। उसकी लुक में शीशे की सी चमक थी। हम इधर उधर घूमते रहे। वो एक अच्छे गाइड की तरह मुझे मुख्तलिफ मालूमात फराहम करती रही। हमने कटा हुआ अनानास खाया और एक जगह से आइसक्रीम के कप लिए। जेब पर कोई खास बोझ महसूस नहीं हो रहा था। पाकिस्तानी करेंसी और थाई करेंसी में बस 19-20 का फर्क ही था। जूं जूं शाम के साए ढलते गए, साहिल की रौनक बढ़ती गई। मुख्तसर लिबास में सफेद फार्म हसीनाएं यहां वहां बेतरतीब पड़ी थी। अक्सर साहिलों पर बच्चे भी नजर आते हैं, लेकिन यहां शाजो नादर ही कोई बच्चा दिखाई देता था। उसकी वजह यह थी कि यह जगह ऐशो इशरत का अड्डा थी। यहां ज्यादातर वही लोग आते थे जिनके हाथों में किसी हसीना का हाथ होता था। अंधेरा होते ही पताया बीच अपने असली रूप में आ गई। लबे समुंदर मैं के जाम गर्दिश करने लगे। भुने हुए गोश्त की खुशबू हवा में चकराने लगी। चलो सोन, अब चलें, मैंने अपनी अंदरूनी बिजारी को छुपाते हुए कहा। अभी इतनी जल्दी? अभी तो रौनक मेला शुरू हुआ है। देखो, तुम एक गाइड हो, गाइड का काम जल्दी खत्म हो जाए तो उसे खुश होना चाहिए, मगर यह भी तो गाइड का फर्ज है कि सयाह को किसी मकाम की असल खूबसूरती से महरूम न रखे। तुम्हारे लिए खूबसूरती का पैमाना और है, मेरे लिए और। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो भी उठ खड़ी हुई। इर्द गिर्द नजर आने वाले मनाजिर अखलाक सोज थे। मैंने काफी बड़ी उम्र के लोगों को निहायत कम उम्र लड़कियों के साथ अटखेलियां करते पाया। अक्सर लोगों के चेहरे शराब के नशे से तमतमा रहे थे। साहिल के कुदरती हुस्न को हजरत इंसान की हवस परस्ती ने ताराज कर रखा था। 9 बजे के लगभग हम होटल वापस पहुंच गए। अगले रोज हस्बे प्रोग्राम सून सुबह सवेरे आ गई। हमें फ्लोटिंग मार्केट जाना था। कल सून बड़ी चुस्त चतलून पहनकर आई थी। उसके बाजू भी कंधों तक उरियां थे। आज वो मेरे कहने पर माकूल लिबास में थी। ये एक गाउन सा था। गाउन का गरेबान काफी कुशादा था। फिर भी कल वाले लिबास से तो ये पहनावा 1000 दर्जे बेहतर था। आज तुम एक माकूल इंसान नजर आ रही हो। मेरा ख्याल है कि आज मैं एक मजबूर इंसान नजर आ रही हूं। अगर मैं मजबूर ना होती तो इस लिबास में ना होती, बल्कि इस लिबास में होती। उसने अपना गाउन आगे से खोल कर दिखा दिया। मैं सटपटा कर रह गया। वो गाउन के नीचे जो चुस्त लिबास पहने हुए थी वो कल से भी ज्यादा बेहुदा था। जीन्स की पतलून थी जो जिस्म के साथ ही सिली हुई थी। एक निहायत ही हल्की फुल्की शर्ट थी जो इसके जिस्म को छुपाने में कतई नाकाम थी। उसने जल्दी से गाउन बराबर कर लिया और आईने में अपने बाल दुरुस्त करने लगी। ये क्या ड्रामा है? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। ड्रामा नहीं, जल्दबाजी है। दरअसल मैं अपनी आदत के मुताबिक कपड़े पहनकर निकल आई थी। एकदम याद आया कि तुमने ढीले कपड़े पहनने को कहा था। ये गाउन पड़ा था, फटाफट उठाकर निकल आई। मैं एक तल्ख सा घूंट भरकर रह गया। फ्लोटिंग मार्केट, मगरमच्छों के फॉर्म और सांपों के फॉर्म का टूर एक ही बार मोटर बोट के जरिए लगाया जाता है। मोटर बोट तक पहुंचने के लिए हमने एक टैक्सी हायर की।
टैक्सी ड्राइवर एक चौड़ा चकला शख्स था, जिस्म की तरह उसका मुंह भी बहुत चौड़ा था। वो मुझे कोई अच्छा शख्स नहीं लगा। बज़ाहिर वो खुश अफयाकी से ही बात कर रहा था। 15-20 मिनट लगे और हम दरिया पर पहुंचे। मोटर बोट वाले से बात की। उसने मुकम्मल टूर के 700 भात मांगे। सून बोली, ये लोग सयाहों से ज्यादा किराया वसूल करते हैं, मकामी लोग हों तो इन्हें 400 भात में भी ले जाते हैं। सून ने मोटर बोट वाले से तकरार की और 600 भात में मामला तय हो गया। मोटर वाले ने हमें क्रोकोडाइल फार्म भी दिखाना था। मोटर बोट काफी लंबी और बड़ी थी। टैक्सी के ड्राइवर हमारे साथ मुफ्त में सवार हो गया। जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि सून ना सिर्फ इस टैक्सी ड्राइवर को जानती है, बल्कि इससे कुछ खौफजदा भी है। बहरहाल इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था। सबसे पहले हम फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार पहुंचे। ये मंजर दीदनी था। पानी पर बेशुमार दुकानें तैर रही थीं। दरअसल ये छोटी बड़ी कश्तियां थीं जिन्हें दुकानों की तरह सजाया गया। इन कश्तियों पर गारमेंट्स और जूतों से लेकर गोश्त और सब्जी तक हर किस्म का सामान मौजूद था। टूरिस्ट, नारियल पानी पियोगे? सू ने धीमे अंदाज में पूछा। हाँ। अगर ताजा हो तो। उससे ज्यादा ताजा क्या होगा कि तुम नारियल के अंदर ही पियोगे। दुकानदार ने नारियल को एक बड़े छोरे से छीलकर उसके अंदर स्ट्रॉ डाला। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसी तरह मैंने नारियल का पानी पिया। टूरिस्ट केले खाओगे? वो आहिस्ता से बोली। मैंने इस बार भी इस बात में जवाब दिया। एक कश्ती जो कि फ्रूट की तैरती हुई दुकान थी, हमारे करीब आ गई। 10 भात के 1 दर्जन केले मिले। केलों का छिलका इंतहाई बारीक था और जायका भी अच्छा था। हम सब ने केले खाए। मैं देख रहा था कि टैक्सी ड्राइवर की निगाहें बार बार गैर इरादी तौर पर सून को घूरने लगती थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में सून से पूछा, क्या तुम इस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? उसने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल उसके इनकार ने मुझे ज्यादा मुतासिर नहीं किया। फ्लोटिंग मार्केट में चंद मिनट रुकने के बाद और कुछ अशिया खरीद कर हम आगे रवाना हो गए। मोटर बोट बड़ी तेजी से दरिया के पानी में फर्राते भरने लगी। बैंकॉक के इर्द गिर्द हमने बुद्धा के जितने भी मंदिर देखे वो निहायत अच्छी हालत में थे। कभी किसी इबादत गाह में भी जाना हुआ? मैंने सून से पूछा। मैं जिस दुनिया में रहती हूं वो इबादत गाहों से बहुत दूर है। वो ठोस हकीकतों की दुनिया है मिस्टर टूरिस्ट। वहां जो कुछ भी है उसे महसूस किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। क्रोकोडाइल फार्म की तरफ जाते हुए थोड़ी सी गलतफहमी भी हो गई। मैं और टैक्सी ड्राइवर बातें कर रहे थे। थाई टैक्सी ड्राइवर का नाम चिंकी था, जैसा कि मैंने बताया है। वो अपने नाम के बरक्स काफी भारी भरकम शख्स था। बातों बातों में टैक्सी के किराए का जिक्र आया। मैंने उसे बताया कि उसके साथ मेरे 150 भात तय हुए थे। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, नहीं 250 बात थे। इसी बात पर हम दोनों में तकरार हो गई। मुझे उसकी शक्ल वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जरा तलखी से बोला तो वो एकदम सुर्ख अंगारा हो गया। एक लम्हे के लिए तो यूं महसूस हुआ कि वो मुझ पर झपट पड़ेगा और चलती बोट के अंदर धींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। इस मौके पर सून आड़े आई और उसने शस्ता इंग्लिश में मुझे बताया कि टैक्सी ड्राइवर ठीक ही कह रहा है। उसने अपनी तरफ से 250 ही तय किया था। गालिबन जबान के मसले की वजह से ये गलतफहमी हो गई थी। बहरहाल ड्राइवर चंकी की शोला मिजाजी मुझे एक आंख नहीं भाई। ऐसे लोग अकल से ज्यादा अपने मसल और पट्ठों वगैरह से सोचते हैं और अक्सर खता खाते हैं। इस वाक़े के बाद मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात नहीं की। उसने भी इस चुप को तोड़ने की जरूरत नहीं समझी। खासा बददिमाग किस्म का शख्स था। न जाने क्यों बार बार मुझे लग रहा था कि सौन उस शख्स को जानते हुए भी अजनबी बन रही है। कोई होगा इसका मसला, मैंने सोचा। एक तो जगह पानी के अंदर ही बस्तियां आबाद नजर आईं। ये लकड़ी के मकानात पानी के अंदर ही सुतूनों पर खड़े किए जाते हैं। हर मकान के आगे लकड़ी ही का प्लेटफॉर्म भी नजर आता था। ये प्लेटफॉर्म सहन या बरामदे का काम देता था। यहाँ से पानी में या कश्ती पर उतरने के लिए कहीं कहीं जीने भी बनाए गए थे। 2 रविया मकानों के दरमियान पुख्ता गलियों की जगह पानी की गलियां थीं। इनमें छोटी छोटी कश्तियां और डोंगे हरकत करते नजर आते थे। बातें करते हुए हम क्रोकोडाइल फार्म पहुंच गए। स्नेक फार्म भी इसी फार्म का एक हिस्सा था। यहाँ 100 बात का टिकट था। मैंने अपना और सौन का टिकट लिया। हम दोनों अंदर चले गए। टैक्सी ड्राइवर अपनी हुसैली निगाहों के साथ बोट के अंदर ही रह गया था। क्रोकोडाइल फार्म में आकर सौन एक बार फिर चहकने लगी। मुझे महसूस हुआ कि ड्राइवर चुंकी की मौजूदगी में वो भी खुद को इजी महसूस नहीं कर रही थी। बहरहाल मैंने इस हवाले से सौन से कोई बात नहीं की। क्रोकोडाइल फार्म को देखकर यूं लगा जैसे दुनिया भर के मगरमच्छ यहाँ बैंकॉक में ही जमा हो गए हैं। मुख्तलिफ नस्लों और रंगों के बेशुमार मगरमच्छ यहाँ मौजूद थे। क्रोकोडाइल फार्म में एक शो भी दिखाया जाता है। एक दुबले पतले थाई ने पानी में घुसकर एक मगरमच्छ से कुश्ती की। इसी दौरान एक फैमिली हमारे करीब से गुजरी। जमा साल जोड़ा था। साथ में करीबन 1 साल का गोरा चिट्टा बच्चा था। वो लोग सौन को जानते थे। जमा साल थाई औरत गर्म जोशी से सौन के गले मिली। उसके मर्द साथी ने भी गर्म जोशी से रस्मी कलिमात अदा किए। सौन ने बच्चे को गोद में उठा लिया। दाएं बाएं से उसका मुंह चूमा।
बच्चा मासूमाना अंदाज में सॉन के निहायत शफाफ रुखसारों पर उंगलियां दौड़ाने लगा। वो लोग सॉन से थाई में बातें कर रहे थे। मेरी समझ में भला क्या आता था। बातों के दौरान ही मैं सॉन ने इंग्लिश में मेरा तारुफ करा दिया था और उन लोगों को बताया था कि मैं उसका दोस्त हूं। जितनी देर वो लोग बातें करते रहे, सॉन की गोद में चढ़ा हुआ बच्चा सॉन के रुखसारों पर हाथ फेरता रहा और मासूमाना अंदाज में उसके गालों पर उंगलियां छूता रहा। उसकी जिल्द ऐसी ही थी कि उसे खामखा छूने को दिल करता था। अभी कुछ देर पहले जब वो मेरे साथ बोट में बैठी हुई थी तो 2-3 बार मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि सूरज की रोशनी सॉन के रुखसारों में से मुनकिस होती है जैसे शीश की सतह से मुनकिस होती है। दिल चाहा कि इसके रुखसारों को छूकर देखूं। इसमें किसी तरह के रोमानवी जज्बे को दखल नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे किसी निहायत खूबसूरत चीज को देखकर छूने को दिल चाहता है। इस छोटे से बच्चे ने भी तो ऐसे ही किया था। वो खाली खाली जहन के साथ अपनी उंगलियां सून के रुखसारों पर फेरता चला जा रहा था। 2 मिनट की गपशप के बाद थाई फैमिली सून से रुखसत होकर आगे बढ़ गई। क्रोकोडाइल फार्म के बाद हमने एक फार्म देखा, फिर वापसी के लिए फार्म से बाहर आ गए। अब हम अपनी मोटर बोट की तरफ आए तो वहां कुछ हलचल सी दिखाई दी। 2-3 अफराद जोरों शोर से बोल रहे थे। शायद कोई झगड़ा हो गया था। अचानक मुझे अपना टैक्सी ड्राइवर चंकी नजर आया। वो गुस्से से लाल बबूका हो रहा था। उसके मुंह से गालियां फवारे की तरह निकल रही थी। वो बियर और कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें उठा उठाकर कुछ अफराद को मार रहा था। देखते ही देखते वो अफराद एक गली के मोड़ पर उजल हो गए। चंकी उनका ताकुब करना चाह रहा था, मगर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और ठंडा करने की कोशिश करने लगे। चंकी का हाथ बार बार अपनी पतलून की तरफ जा रहा था। यकीनन उसके पास कोई चाकू या छोटे साइज का रिवॉल्वर वगैरह था जिसे वो निकालना चाहता था। एक शख्स ने हमें बताया कि चंद ईरानियों से चंकी की लड़ाई हो गई है। लड़ाई क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, हमें कुछ पता नहीं चला। मैंने कनंखियों से सून की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम उतर गया था। वो जल्द से जल्द यहां से चली जाना चाहती थी। आसार से नजर आ रहा था कि चंकी ने ईरानियों से जो लड़ाई झगड़ा शुरू कर रखा है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। गालिबन चंकी के 1-2 साथी भी इस झगड़े में शरीक थे। मैंने चंकी के एक साथी के सर से खून बहते देखा। मैंने मोटर बोट वाले से कहा, अब क्या करना है भाई? उसने सून के जरिए मुझे जवाब दिया, अब हम चलते हैं। यहां हमारा रुकना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है कि फायरिंग वगैरह हो जाए। वो हमें बोट में बैठने का इशारा कर रहा था। मैंने सून से कहा, लेकिन चंकी के किराए का क्या होगा? वो बोली, उसे होटल में तुम्हारे कमरे का नंबर मालूम है, वहां से आकर ले जाए, लेकिन अब हमें फालतू किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा, ये फालतू किराया तुम उसके किराए से काट लेना। मैंने सोचा ये सरफिया शख्स है, होटल में आकर ख्वान झगड़ा न करने लगे। बहरहाल हम बोट में बैठे और वापस रवाना हो गए। चलते चलते मैंने बोट वाले से उस चंकी नामी ड्राइवर के बारे में सुनगन लेने की कोशिश की। उन्होंने बस यही बताया कि चंकी एक हदछुट शख्स है, जब जरा नशे में हो तो एकदम दंगे फसाद पर उतर आता है। हमारी बातों के दौरान ही एकदम मोटर बोट को जोर से झटका लगा और वो बड़ी तेजी से एक तरफ को मुड़ी। सोनम मेरे करीब ही बैठी थी। बैलेंस खराब होने से वो मेरे ऊपर ही आन गिरी। उसका नरमो गुदाज बदन मैंने चंद लम्हों के लिए अपने बिल्कुल करीब महसूस किया। मेरे बदन में सर्द फरेरी सी दौड़ गई। उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाला और पीछे हटकर बैठ गई। सोन बोली, माफी चाहती हूँ। किस बात की? आपसे टकरा जाने की। मैं जानती हूँ कि ऐसे मामलात बहुत नाजुक होते हैं। हमारे बुद्ध मत में अगर किसी राहिब से कोई औरत छू जाए तो वो बुरी तरह नापाक हो जाता है और सख्त मुसीबत में पड़ जाता है। क्या आपके मजहब में भी ऐसी ही कोई बात है? हमारे यहाँ इस तरह की कोई इंतहा पसंदी नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ माएं, बहनें और बेटियां होती हैं। उनके छू जाने से हमें कुछ नहीं होता। पता नहीं कि वो मेरा तंज समझ सकी या नहीं। उसने बड़ी नजाकत से सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अच्छा छोड़ दो मजहब, मुआशरे की बातें, मैं इनसे एलर्जिक हूं। यही तो इंतहा पसंदी है। मैंने कहा, जो कुछ भी है मुझे पसंद है। मैं अपनी जिंदगी अपने जी रही हूं, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग इंतहा पसंद होते हैं कभी कभी जबरदस्त किस्म का यू टर्न भी लेते हैं। फिर वही घड़ा फलसफा। ओ गॉड, यहां तो बियर भी नहीं जिसके साथ में ये सब निकल सकूं। हम दोपहर के वक्त वापस होटल पहुंचे। कल का क्या प्रोग्राम है? सोन ने पूछा। कल मैं जरा आराम करना चाहता हूं। तुम्हारा मतलब है कि परसों मिलेंगे? वो जरा उदासी से बोली। मैं तुम्हारे नंबर पे फोन कर दूंगा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है मैंने? नहीं सोन, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है कि तुम मेरे लिए मुफीद साबित हो रही हो। बहुत शुक्रिया। वो मकामी अंदाज में दोनों हाथों को जोड़कर और घुटनों में थोड़ा सा खम देकर बोली। इस्मत होटल से खाना खाने के बाद मैंने अपने घर फोन किया। हाल अहवाल दरियाफ्त करके कुछ तसल्ली हुई। रास्ते में कटे हुए फल का पैकेट लिया और मजे से खाता हुआ होटल पहुंच गया।
बिस्तर पर लेटकर तादेर अकमल के बारे में सोचता रहा। जहन में कई तरह के अंदेशे कलबला रहे थे। पता नहीं कि वो कहाँ और किस हाल में होगा। अगर अपनी बेपरवाही से उसने कहीं पासपोर्ट और टिकट वगैरह गंवा दिया तो पाकिस्तान कैसे पहुंचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो वापस लौटे ही ना, और मैं खला में मुअल्लिक हो जाने वाले खलाबाज की तरह बैंकॉक के गली कूचों में घूमता फिरूं। अगले दिन मैंने सपहर तक आराम किया। उसके बाद नहा धोकर तैयार हो गया। मैंने कल सोन से कहा था कि मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मैं आज फिर सीनियर स्टोर जाना चाह रहा था। घर वालों के लिए थोड़ी सी खरीदारी करना थी। पहले मैं यूं ही टहलता रहा और होटल से काफी दूर निकल आया। फिर मुझे मालूम न रहा कि सीनियर स्टोर किस तरफ है। मैंने एक रिक्शा वाले से बात की। उसने कहा मैं 40 भात में आपको सीनियर स्टोर पहुंचा दूंगा। 35 पर किराया तय हो गया। मैं रिक्शे में बैठा। 8-10 मिनट बाद उसने मुझे एक जगह उतारा और हाथ के इशारे से बताया कि वो सीनियर स्टोर है। मैंने शुक्रिया अदा करके उसको किराया दे दिया। चंद कदम चलकर मैं एक जेली सड़क के सामने पहुंचा तो दंग रह गया।